वर्तमान के माननीय विधायक और पूर्व के माननीय विधायक केवल सीडी रेशियो पे 10 मिनट बोल दें लाइव, तो वो जो कहेंगे मैं वो स्वीकार लूंगा। ये सीडी रेशियो जो आप बात करते हैं, जनता को आसान भाषा में कैसे समझाया जाए? जनता तो इतना टेक्निकल चीज नहीं जानेगी। आप 10 सालों से लगातार डेहरी विधानसभा क्षेत्र में घूमते हैं, क्या मूल समस्या अभी तक आपने ऑब्जर्व किया डेहरी विधानसभा क्षेत्र? कहा जाता है कि जन स्वराज पार्टी के पास बहुत पैसा है, क्या लगता है पार्टी का फंडिंग मॉडल क्या है, कहाँ से आते हैं इतने सारे पैसे? नीतीश कुमार के साथ भी काम किए हैं, पहले बिहार के बारे में उन्होंने बात क्यों नहीं की? तब सलाहकार के रूप में काम करते थे, सुनी जाती इनको बातों को बहुत अच्छे से, तब बिहार की याद क्यों नहीं आई प्रशांत किशोर? जन स्वराज पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम, कहते हैं कि जदयू को रास्ते से हटाने के लिए जन स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया है बिहार में, ताकि जदयू को रास्ते से हटा दिया जाए और बीजेपी की एक संगठित सरकार बना दिया जाए। पप्पू यादव का गुणगान कर रहे हैं और वर्तमान में आप प्रशांत किशोर का दामन थामे हुए हैं। आदरणीय पप्पू यादव जी से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सर आप वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, आजीवन रहेंगे, लेकिन कभी कभी जो आप बियॉन्ड लिमिट बोल जाते हैं ये काफ़ी बुरा है। कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलते हैं, पार्टी क्यों टिकट दे आपको? क्योंकि बहुत सारे लोग आवेदन कर चुके हैं, डेहरी विधानसभा क्षेत्र से भी बहुत लोगों ने आवेदन किया होगा, क्या ऐसा आपको ऐसा आत्मविश्वास लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी? आजकल युवाओं में जो है ड्राई नशा का जो चलन है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जो और है नहीं वो बर्बाद होते जा रहे हैं, सोचने समझने की क्षमता जो है लगातार बर्बाद होते जा रहा है, इसको कैसे निपटेंगे? आज इतनी मिठाई शराबबंदी वाली अच्छी है, अब भाजपा साथ मिल के आप ये बात का बड़ा दम भरते हैं, तो बिहारी में क्यों, पूरे भारत में क्यों नहीं बंद होता है शराब? यही बगल में यूपी में शराब बंद कर दिया जाए, झारखंड में बंद कर दिया जाए, गुजरात में बंद कर दिया जाए, खाली बिहार में क्या है? अभी चुनाव आया है तो नौकरी दो यात्रा, इसके पहले कहा थे 5 साल बरस से पहले, अरे 5 बरस से नौकरी मांगना चाहिए था। बिहार 35 वर्षों से नौकरी मांग रहा है। अरे किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? अरे कौन से मुद्दे की बात कर रहे हैं? नौकरी, अभी चुनाव नौकरी याद आ रहा है बिहार की जनता के लिए। अरे अभी चुनाव मतलब आप लोग करे तो ठीक है, बिल्कुल नहीं, पार्टी करे तो गलत। बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ, मेरे साथ मिलकर करे कन्हैया जी, आए मेरे साथ मिलकर करें, नौकरी मांगे मेरे साथ मिलकर। जनता के हक में हो तो आप उनके साथ मिलकर नहीं कर सकते? मैं क्यों उनके साथ मिलकर करूंगा भाई? बिहार में जन स्वराज पार्टी एक नई सोच के साथ उभर रही है, साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्या जन स्वराज पार्टी सच में बिहार की राजनीति में नया बदलाव कर पाएगी, या बिहार की राजनीति जिस मुकाम पर आज है, क्या प्रशांत किशोर उसको एक नई दिशा देंगे, या फिर ये एक राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएगी? आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जन स्वराज पार्टी के समीर कुमार हैं, जो कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छे वक्ता भी हैं। समीर जी, बिना किसी समय गंवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 20 सालों का आपका राजनीतिक करियर, कैसे शुरुआत किया, कहाँ तक पहुँचे, क्या आकलन रहा अभी तक का? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनू जी कि आपने टॉप 24 न्यूज़ के माध्यम से आज एक पॉडकास्ट के रूप में मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया है जी। मेरी जीवनी 20 साल पुरानी नहीं है, मेरी जीवनी 12 साल पुरानी है, 12 या 15 साल कह सकते हैं। मैं 2008 में जब मैं अपनी BCA की शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तब मैं भारतीय जनता पार्टी में बतौर एक सिंपल कार्यकर्ता के तौर पे अपनी शुरुआत पॉलिटिक्स की थी। उसमें कोई राजनीति करने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बड़ी उस समय चर्चा थी बीजेपी की, और एक हमारे मित्र थे, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, आपको बता दूंगा पर्सनली, उन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन कराया और हम लोग उनके साथ पार्टी में घूमते थे, और धीरे धीरे पार्टी में कई सारे पदों पर मुझे निर्वहन दायित्व का कोई अवसर प्रदान हुआ, और वहाँ से ही शुरुआत की, और धीरे धीरे काम करते करते, पढ़ाई करते करते, पॉलिटिक्स में घूमते फिरते, लोगों से बातचीत करते करते एक मन के अंदर इंटरेस्ट आता था हमेशा कि आखिर MLA MP कैसे बना जाता है। एक MLA MP जो व्यक्ति बनता है वो भी तो हमारी तरह 2 हाथ 2 पैर वाला व्यक्ति है, तो क्यों नहीं कभी भविष्य में हम MLA बन जाएं या MP बन जाएं। ऐसी मन में महत्वाकांक्षा निश्चित तौर पे जब मैं देखता था MLA MPs को, या विधानसभा का सत्र चले या लोकसभा का सत्र चले, तो मेरे मन में आती थी, और धीरे धीरे वो स्पीड मन के अंदर जो बनने की थी वो बढ़ती चली गई, और ईश्वर की कृपा बरसी, और प्रभु की कृपा से 2017 से लेकर 2020 तक विधायक बनने के लिए पहले विधायक की तरह काम करना शुरू किया। जिन मुद्दों पे विधायक को काम करना चाहिए था उन तमाम मुद्दों पे मैंने काम किया। कोविड काल में बहुत सारे मैंने जनता की सेवाएं की, और उन सेवाओं के बल पे मैं पहली बार आदरणीय श्री पप्पू यादव जी, जो जन अधिकार पार्टी उस समय थी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे मुलाकात की अपने काम के आधार पर, और उनके माध्यम से मुझे एक बार चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान हुआ, और मैं 20 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। भले चुनाव हार गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। 2020 से लेकर 2025 अभी चल रहा है, मैंने खुद को जनता के तौर पे सदन का तो नहीं, लेकिन सड़क का विधायक जरूर रखा हूँ। जन अधिकार पार्टी क्यों छोड़ा आपने? छोड़ा नहीं पार्टी, जन अधिकार पार्टी किसी ने नहीं छोड़ा है।
जन अधिकार पार्टी का जो विलय है आदरणीय श्री पप्पू यादव जी ने 2024 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो कांग्रेस में इस लिए कर दिया कि उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से। लेकिन कांग्रेस ने धोखा किया, मैं धोखा ही कहूँगा उसे। राजनीतिक हत्या की गई पप्पू यादव जी की, साजिश रची गई कि उन्हें पार्टी का विलय भी करा लिया गया, उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया। अंततः आदरणीय श्री पप्पू यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़े क्योंकि पार्टी का विलय हो चुका था, सारे कार्यकर्ता विदाउट पार्टी हो चुके थे। तो मजबूरन सभी कार्यकर्ताओं ने आदरणीय श्री पप्पू यादव जी से बातचीत करके उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश पे उन्होंने स्वतंत्रता देते हुए सबको कहा कि आप जहाँ चाहे जिस पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि पार्टी का तो विलय हो गया, धोखा हुआ। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, ईश्वर की कृपा बरसेगी तो जनता के आशीर्वाद से जीतूंगा, अदरवाइज फिर देखा जाएगा। तो पप्पू यादव चुनाव जीते, पार्टी का विलय हो ही चुका था और हम लोग पास भी खुला ऑप्शन था। तो ऐसी स्थिति में अन्य दलों को देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बड़े बड़े दलों में जहां बड़े बड़े नेताओं को 30 साल 35 साल से कुछ मिला नहीं है, और जहां बड़े बड़े दल कभी आज तक ये नहीं कहे कि कोई संघर्षशील युवा, कोई संघर्षशील समाज सेवी जिसके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, शक्ति नहीं है, आप आइए उनको हम चुनाव में टिकट देंगे, विधायक का चुनाव लड़ाएंगे। ऐसे में जन स्वराज पार्टी की ये बातें आदरणीय प्रशांत किशोर जी की मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वैसे युवा साथी या वैसे सभी साथी पूरे बिहार प्रदेश से जो जिन्हें लगता है कि वो बिहार में कुछ नया करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आप आइए, आपको हम शक्ति बुद्धि संसाधन देंगे और हम आपको विधायक का चुनाव लड़ाएंगे, विधायक बना के दिखाएंगे। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरे अंदर बिहार बदलने और खासकर डेहरी में कुछ बदलाव करने की क्षमता है, और लगातार मैं डेहरी के मुद्दों पर संघर्ष किया हूँ, तो जन स्वराज से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, पप्पू यादव आपके हिसाब से कैसे नेता है? अच्छे नेता हैं आदरणीय पप्पू यादव जी। बतौर नेता के तौर पे हमसे पूछिएगा तो मैं जिंदगी भर उनका आभारी रहूंगा, जिन्होंने मुझे विधायक प्रत्याशी बना के, मुझे कम से कम भावी विधायक प्रत्याशी छोड़िए, फिलहाल मुझे पूर्व विधायक प्रत्याशी कहने का भी तो हक दिया। एक लाइन है कि ना मिलती अगर दी, अरे हुई दात तेरी, दात मतलब आशीर्वाद, तो क्या थी जमाने में, अरे अवकात मेरी। आदरणीय पप्पू यादव जी के लिए कह रहा हूँ कि तेरा ही दिया मैंने, अरे खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मतलब पप्पू यादव आज भी आपके आदरणीय आजीवन रहेंगे, मरते दम तक आदरणीय पप्पू यादव जी समीर कुमार के लिए आदरणीय रहेंगे, वंदनीय रहेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया, उस गरीब ब्राह्मण के बेटा को, जिसके पिताजी, जिसके घर के परिवार के सदस्य, खानदान में कोई राजनीति में नहीं है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था सोनू जी कि मैं चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का, मैं विधायक बनूंगा या विधायक बनने की सपना मेरे अंदर आएगी, ये सोचा, रात के सपने भी नहीं सोचा था। सपनों से परे जो काम आदरणीय पप्पू यादव जी ने मुझे चुनाव लड़वा कर किया। अरे भावी विधायक प्रत्याशी तो मैं होने वाला हूँ ना जनसुराज में, लेकिन इससे पहले 5 वर्ष से पूर्व विधायक प्रत्याशी लिख के घूमता हूँ, पूरे पत्रकार साथी छापते हैं, पूर्व विधायक प्रत्याशी लिखकर पैडों पे अधिकारियों से मिला, जनहित के मुद्दों पे सवाल खड़े किए और पूर्व विधायक प्रत्याशी कह कह के जनता के बीच में सम्मानित हुआ, और जनता ने विधायक से ज्यादा, वर्तमान के डेहरी के विधायक से ज्यादा मुझे एक हारे हुए प्रत्याशी को जो प्रेम किया है, उसके लिए मैं आजीवन आदरणीय श्री पप्पू यादव जी को, डेहरी की जनता का आभारी रहूंगा। समीर जी, पप्पू यादव का गुणगान कर रहे हैं और वर्तमान में आप प्रशांत किशोर का दामन थामे हुए हैं। बीपीएससी प्रोटेस्ट पर देखा जाए, बिहार में बीपीएससी के जो आंदोलन हुआ था, पटना में पूरा मीडिया इसको कवर किया था। जो लाठीचार्ज की घटना हुई थी, उसके बाद पप्पू यादव ने बहुत अशब्द कहे थे प्रशांत किशोर के बारे में, बहुत आरोप लगाए थे। फिर भी आप कैसे इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आदरणीय पप्पू यादव जी और प्रशांत किशोर जी के बीच की जो बातें हैं ना, उस पर मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को चुप रहना चाहिए। जहां 2 बड़े नेता आपस में प्रतिद्वंदिता कर रहे हो, शब्दों के तीखे बाण चला रहे हो, तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को साइलेंट रहना चाहिए। इसलिए रहना चाहिए कि हर जगह बोलना उचित नहीं है, कुछ जगहों पर न बोलना भी बेहतर होता है। और आदरणीय पप्पू यादव जी और प्रशांत किशोर जी, आदरणीय, दोनों को मैं आदरणीय कह रहा हूँ, दोनों के बीच में जो वाली जंग हुई, उस पर किसी कार्यकर्ता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आदरणीय पप्पू यादव जी की बातों को आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जवाब दिया और प्रशांत किशोर जी की बातों को आदरणीय पप्पू यादव जी ने जवाब दिया। तो हम इन दोनों विषयों पे ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, दोनों के आपसी बीच का मामला है और वो दोनों आपस में बचना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं बचना चाह रहे हैं। व्हाई शुड आई
मतलब मैं क्यों बचना चाहूँगा। आपके लीडर है प्रशांत किशोर, उनके बारे में पप्पू यादव ने अशब्द कहे, जी। ऐसे शब्द कहे जिसको आप कैमरे पे बोल नहीं सकते। देखिए, अब उस पे अगर आप कह रहे हैं मैं बचना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं बचना चाहता। इस मायने में आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ मैं मजबूती से खड़ा हूँ। आदरणीय पप्पू यादव जी से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सर, आप वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, आजीवन रहेंगे। लेकिन कभी-कभी जो आप बियॉन्ड लिमिट बोल जाते हैं, जी। ये काफ़ी बुरा है। मुझे याद है, जब मैं जन अधिकार पार्टी में प्रदेश का महासचिव था, तो पप्पू यादव जी ने बागेश्वर बाबा पे बोल दिया था। आप पता करा लीजिएगा, अभी तो मैं पार्टी में हूँ ही नहीं, पार्टी का विलय हो चुका है। जी। दैट टाइम में पार्टी में था, जन अधिकार पार्टी का प्रदेश का महासचिव था। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कहा था कि पप्पू यादव ने बागेश्वर बाबा पर बोल कर किया पाप, तो समीर छोड़ेंगे अब की हाली जाप। पार्टी का नाम था जाप, मैंने जन अधिकार पार्टी। तो शीर्षक बना था, अखबारों में छपा था कि पप्पू यादव ने बागेश्वर बाबा पर बोलकर किया पाप, तो समीर जी छोड़ेंगे अब जाप। लेकिन बाद में वो डैमेज कंट्रोल ठीक हो गया था। पप्पू यादव जी ने कहा कि नहीं, आप अपने स्टैंड पर सही हैं, आपके ठेस पहुंचा, आपने अपने प्रतिक्रिया दी, लेकिन आप पार्टी में बने रहिए। मैं पार्टी नहीं छोड़ा था उस समय। अच्छा समीर जी, आप 10 सालों से लगातार डेहरी विधानसभा क्षेत्र में घूमते हैं, क्या मूल समस्या अभी तक आपने ऑब्जर्व किया डेहरी विधानसभा क्षेत्र की? देखिए, डेहरी विधानसभा क्षेत्र में समस्याएं ही समस्याएं हैं। यहाँ हुआ क्या है, पिछले हमारा 15-20 साल से डेहरी बर्बाद हुआ पड़ा हुआ है। 2 बार बर्बाद हुआ निर्दलीय प्रत्याशियों के चक्कर में, 1-1.5 साल का बर्बाद हुआ यहाँ बाई इलेक्शन में, एक बार बर्बाद पिछले 5 साल से बर्बाद हो रहा है यहाँ पे जातिवाद के चक्कर में वोट लेने के बाद। झूठी खोखली वादों पे वोट देकर ये जनता मूर्ख बन गई है पिछले 5 वर्षों से, 20 वर्षों से। ये हुआ क्या है, इन लोगों ने केवल वोट तो लिया है। आप जिस पार्क में बैठ के मेरा ये इंटरव्यू कास्ट कर रहे हैं, इस पार्क का तो सौंदर्यीकरण करने का संकल्प मैंने उठाया था। इस पार्क के दोनों तरफ की बाउंड्री वॉल खत्म हो गई थी, पेपर में फुटेज है। डीएफओ को मैंने आवेदन दे के मनीष कुमार वर्मा को लगभग 7 लाख रुपए की लागत से पहले इसका पार्क का बाउंड्री वॉल कंप्लीट कराया। लगातार मैं ज्ञापन लिखता गया कि मुझे दे दिया जाए। जैसे मैंने चौकोर सौंदर्यीकरण किया है, वैसे पार्क करना चाहता हूँ। इतना मैंने यहाँ पे संघर्ष किया, तब जाके ये पार्क सौंदर्यीकृत आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है और होने के कगार पर पहुंचा हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या है, कुछ भी नहीं। आप बता दीजिए कोई नया काम। सड़क बनना, नली बनना विकास कहलाता है? ना विधानसभा में कोई फैक्ट्री है, ना विधानसभा में किसी अच्छे ट्रेनों का ठहराव है, ना डेहरी को जिला घोषित किया गया, ना डेहरी में वेंडर जोन है, ना पार्क तो अभी वाले दिखाई दे रहा है, बन रहा है। नहीं कोई यहाँ पे आर्थिक संसाधन के लिए कुछ चीजें शुरू की गई हैं। यहाँ है क्या, है क्या यहाँ पे डेहरी में है क्या? पिछले 5 वर्षों में माननीय विधायक डेहरी एक भी काम डेहरी के किए हो तो बता दें। अरे क्या नया कर दिए हैं जिसपे उनको लगता है कि हमने 30 मार खा का काम कर दिया है? कुछ भी नहीं। बस सदन में बैठना है, उलूल जुलूल बात करनी है, बहुत हुआ तो भगवान पे बोल देना है, अनाप शनाप बोल के मीडिया में हाइक ले लेना है, और उसके बाद डेहरी के 10 के 10 हालात है। अरे इन लोगों से एक ट्रेन का स्टॉपेज नहीं होता है, सारी अच्छी ट्रेनों का स्टॉपेज सासाराम हो रहा है। वो तो कोविड काल के चलते बंद हुआ। अरे कोविड काल के बाद क्यों नहीं शुरू हुआ, क्यों नहीं प्रयास किया इन लोगों ने? कभी सुने ज्ञापन देते हैं एमएलए को कि दिया हो ज्ञापन कभी किसी चीज के लिए? उसके घर के सामने का पुल टूटा हुआ पिछले 1.5 सालों से, उस पर मैंने संघर्ष किया, तब तक वो पुल बन रहा है। यहाँ हुआ क्या है, केवल ड्रामा, केवल पद लेके वेतन ले रहे हैं, 2 बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं। गए माघ 29 दिन बाकी, 6 महीना बचा हुआ है, जितना मलाई चाटना है चाट लीजिए, डोंट फियर। अच्छा समीर जी, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलते हैं, पार्टी क्यों टिकट दे आपको? क्योंकि बहुत सारे लोग आवेदन कर चुके हैं, डेहरी विधानसभा क्षेत्र से भी बहुत लोगों ने आवेदन किया होगा। क्या ऐसा आपको ऐसा आत्मविश्वास लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी चुनाव के लिए? देखिए, आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी ने जन सुराज पार्टी में पूरे बिहार भर में लोगों को कहा कि आप अगर सक्षम हैं, समाज में आपने काम किया है और समाज आपको पसंद करता है, जाति धर्म से ऊपर उठ के आप कार्यक्रम करते हैं, तो आपको हम लोग मौका देंगे। ऐसे में कई सारे लोगों ने आवेदन दिया। निश्चित तौर पर डेहरी में भी समीर कुमार के साथ कई सारे लोगों ने आवेदन दिया है। निश्चित तौर पर आपका सवाल बड़ा अच्छा रहा कि मुझे ही क्यों दे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। मीडिया में आपके माध्यम से श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे पूछे कि समीर जी आपको क्यों विधायक बनाया जाए, मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको उत्तर दूंगा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने 10 मापदंड बनाए हैं। मैं चाहूंगा कि वो 10 मापदंड मैं आपको पढ़ के सुना दूं, और उस 10 मापदंडों पे जनता मुझे सुन रही है। बतौर इंटरव्यूअर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उन 10 मापदंडों पे मेरा मूल्यांकन अभी लाइव करिए कि क्या मुझे टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और अगर मैं उन 10 मापदंडों पे खरा नहीं उतरता हूं, तो निश्चित तौर पर जो उतर रहे हैं उन्हें मिलना चाहिए। मैं खुद भी उनको कहूँगा नहीं, उनको दे दिया जाए। अगर इन 10 मापदंडों पर मैं नहीं हूं तो मैं चाहता हूँ 10 मापदंड आप सुने। सोनू जी, अभी आपने मुझे सवाल पूछा कि आखिर पार्टी आपको टिकट क्यों दे।
बहुत अच्छा सा सवाल है, और ये सवाल जनता को भी मेरे से पूछना चाहिए कि समीर को टिकट आखिर मिल रहा है तो क्यों मिला है। तो मैं आपसे 10 पॉइंट्स पूछ रहा हूँ, आप उसके केवल उत्तर नंबरिंग के आधार पर मुझे करके दीजिएगा। आप 2 मिनट के लिए आप जनता हो जाइए, और मैं चाहता हूँ ये तो जनता को तय करना है ना, आप अपने मुद्दे बताइए। ठीक है, आप एक इंटरव्यूअर होने के नाते मेरी मार्किंग करें, चूंकि आप भी डेहरी के रहने वाले हैं और डेहरी के वोटर भी हैं आप। पार्टी मुझे टिकट क्यों दे? पार्टी ने टिकट देने से पहले 10 मापदंड बनाए हैं, पार्टी उन्हें ही ये टिकट देगी, और 10 मापदंड कुछ निम्न प्रकार के इस प्रकार के हैं। पहला, सामाजिक पहचान और छवि क्या समीर कुमार की कैसी है? इसमें 10 में से आज इंटरव्यूअर आप मुझे कितना नंबर देंगे? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये तय नहीं होगा समीर जी, जनता को तय करना है। तो, आप बस अपना वो तो मैं बताना चाहता हूँ, पार्टी मुझे टिकट इस आधार पर देगी, 10 मापदंड है आवेदक के मूल्यांकन के। मैं आवेदक हूँ डेहरी विधानसभा से, बतौर विधानसभा प्रत्याशी जन स्वराज पार्टी से होने के लिए 10 मापदंड है। पहला है सामाजिक पहचान और छवि, दूसरा है राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक क्षमता, जन स्वराज के प्रति निष्ठा एवं योगदान, चुनाव प्रचार, चुनाव की व्यवस्था और चुनावी टीम, विधानसभा के विकास की समझ, आवेदक के चुनाव जीतने की संभावना, डिजिटल फुटप्रिंट मतलब सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे मेरे कितने अपडेट्स हैं, कितना मैं पॉपुलर हूँ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट आर्थिक संसाधन एवं क्षमता। इन 10 पॉइंट्स के आधार पे पार्टी किसी भी व्यक्ति को टिकट देगी। उस 10 पॉइंट्स में आप छोड़ दीजिए मेरा मूल्यांकन करना, मैं खुद एक संभावित प्रत्याशी हूँ, मैं अपना सेल्फ असेसमेंट भी करता हूँ। हर विद्यार्थी, हर वो व्यक्ति अपना असेसमेंट करता है। इन 10 मापदंडों पे मैंने अपना मूल्यांकन खुद से स्वतः करके देखा है, और हर लोग भी अपना अपना मूल्यांकन करते हैं। मुझे लगता है कि इन 10 मापदंडों में अगर मुझे अपने आप को नंबर देना हो तो 10 में से किसी एक बिंदु पे भी मैं 9 नंबर देना नहीं चाह रहा हूँ। हर बिंदु पे मैं 10 में 10 हूँ, मेरे अपने ओपिनियन से। अब जनता को तय करना है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी को तय करना है, केंद्रीय चुनाव समिति को तय करना है, हमारे पार्टी में उन तमाम समितियों को तय करना है कि इन 10 मापदंडों पर समीर कुमार खरा उतर रहा है कि नहीं। अगर इन 10 मापदंडों पे मैं खरा नहीं उतर रहा हूँ, हमसे कोई अधिक उतर रहा है, तो मैं खुद भी चाहूंगा कि वो व्यक्ति चुनाव लड़े यहाँ पे। आप फिर भी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? निश्चित तौर पर मैं जन स्वराज पार्टी का झंडा बुलंद करते हुए उस व्यक्ति को चुनाव जिताने में एड़ी से चोटी लगाऊंगा। 10 मापदंड अगर समीर के अंदर समाहित है, अगर समीर मूल्यांकन करने पर सबसे आगे आते हैं तो समीर को विधानसभा प्रत्याशी बनाया जाए। अदरवाइज बहुत सारे लोग नामांकन किया, आपने भी कहा है कि बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिया है, अगर वो इन 10 मापदंडों पे आते हैं, जहां एक और मेरे 12 साल का राजनीतिक सफर है, कोई यहाँ पे 4 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करा के विधानसभा प्रत्याशी बनना चाहेगा, तो आप खुद से सोच लीजिए कि किस टाइप का चुनाव होगा। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी कोई नए खिलाड़ी नहीं है इस क्षेत्र में, तो माहिर हैं, वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं। तो 12 साल एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा तो किसको टिकट मिलेगा? इसलिए हमको टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि पार्टी द्वारा, आदरणीय प्रशांत किशोर जी द्वारा बनाए गए 10 मापदंडों पे मैं स्वतः अपना स्वयं मूल्यांकन करता हूं एवरी डे, और मैं उस पर 100% खरा उतर रहा हूं। इस नाते मुझे 10 मापदंडों के आधार पर टिकट मिलना चाहिए। पार्टी के फंडिंग पर सवाल उठाए जाते हैं कि कहा जाता है कि जन स्वराज पार्टी के पास बहुत पैसा है। क्या लगता है पार्टी का फंडिंग मॉडल क्या है, कहाँ से आते हैं इतने सारे पैसे? पहले तो जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आप सरकार के हिस्सा हैं तो क्यों नहीं जांच करवा लेते हैं? सरकार में पास तो सभी एजेंसियां हैं, सारे सिस्टम उनके द्वारा संचालित हो रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का बैंक बैलेंस जांच करवा लें, और एक दिन एलसीटी घाट बजा के पूरी टीम का फुटेज निकलवा लें, पूरा खर्च का ब्यौरा देख लें, कौन चीज़ कहाँ से हो रहा है वो समझ लें, और जनता को बताएं कि हम लोगों ने जांच कराई, प्रशांत किशोर जी के पास इतना लाख करोड़ रुपया है, इतना लाख करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, ये सामान यहाँ से आता है, वो सामान वहाँ से आता है। जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें सरकार के जो रहनुमा जो ये बात को उठा रहे हैं। दूसरा, अगर वो कहते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है प्रशांत किशोर जी के पास, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? वो बड़े पार्टी, बड़े दल जो लगातार 30-35 सालों से बिहार को लूट रहे हैं, वो पैसा उनके पास कहाँ से आया? कि बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूम रहे हैं, रेंज रोवर पे, फॉर्च्यूनर से, जेट से चल रहे हैं, प्राइवेट जेट से, ये पैसा उनके पास कहाँ से चला आया है? पहले अपना तो हिसाब किताब बता दें। रही बात प्रशांत किशोर जी की बात करने की, तो आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, तमाम सिस्टम है, एक दिन सीबीआई, ईडी, सीडी भेज के जांच करवा लीजिए। अब बढ़िया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसी चैम्बर में आप सब बता दीजिए, आप ही ना बता दीजिए ना, हमसे कहाँ पूछ रहे हैं? आदरणीय प्रशांत किशोर कहाँ पूछ रहे हैं? आपके पास कहाँ से आ रहा है? इसका कोई उत्तर है क्या आपके पास? कहाँ से आ रहा है? अरे कहाँ से आ रहा है? अरे अभी तो प्रशांत किशोर जी खर्चा कर रहे हैं। जून के बाद जब प्रत्याशियों का शुरू होगा खर्चा ना, अभी तो किसी खर्चे नहीं हुआ है, किसी प्रत्याशी खर्चा सुने हैं? सारा खर्चा जन स्वराज पार्टी के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी द्वारा किया जा रहा है। तब तो इतना तहलका मचा हुआ है। जून 2025 के बाद
जब टिकट बंटवारा हो जाएगा और कैंडिडेट सामने दिखाई देंगे और 243 विधानसभा क्षेत्रों में जब प्रशांत किशोर और कैंडिडेट दोनों मिल के खर्चा करेंगे तब क्या कहिएगा जनाब अली। अभी तो डेमो चल रहा है, ट्रेलर, अथाह पैसा, पिक्चर तो पूरी बाकी है। बोल तो रहे हैं, जांच न करवा लें, अब क्या कहें। समीर जी, लगातार राजनीतिक दलों के द्वारा ये सवाल उठाए जाते हैं कि जन स्वराज पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम है। कहते हैं कि जदयू को रास्ते से हटाने के लिए जन स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया है बिहार में, ताकि जदयू को रास्ते से हटा दिया जाए और बीजेपी की एक संगठित सरकार बना दी जाए। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका इस पर? कि जब बिहार में कोई नया प्रयास शुरू होता है ना, तो बिहार में जो ये बिहार के विकास के विरोधी लोग हैं ऐसे ही बातें कहा करते हैं। मुझे याद है जब जन अधिकार पार्टी का संस्थापक आदरणीय पप्पू यादव जी ने बात शुरू की थी कि जन अधिकार से बदलेगा बिहार, तो ऐसे ही बात ये लोग उनके लिए भी करते थे। पप्पू यादव ने बहुत जल्दी हार मान ली। मुझे बड़ा दुख होता है कि उन्होंने पार्टी का विलय कर दिया। लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी वो खिलाड़ी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी कह सकते हैं। कोई खिलाड़ी होता है, प्रशांत किशोर जी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। प्रशांत किशोर जी जब बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, इन लोगों को लग रहा है कि अब ये बी टीम है तो सी टीम है और डी टीम है जी। प्रशांत किशोर जी वो बातें कर रहे हैं जो बातें आज तक इन लोगों ने सुनी ही नहीं है। कभी इन नेताओं ने ये समझाया है जनता को कि सीडी रेशियो क्या होता है, आखिर बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए पूंजी क्यों नहीं मिल रही है। कभी आज तक किसी नेता ने सीडी रेशियो सुनाया है? अगर यहाँ के वर्तमान के विधायक ने या पूर्व के विधायक ने, दोनों को मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों के पैरेलली में बात करता हूँ, वर्तमान के माननीय विधायक और पूर्व के माननीय विधायक केवल सीडी रेशियो पे 10 मिनट बोल दें लाइव तो वो जो कहेंगे मैं वो स्वीकार लूंगा। ये सीडी रेशियो जो आप बात करते हैं, जनता को आसान भाषा में कैसे समझाया जाए? जनता तो इतना टेक्निकल चीज नहीं जानेगी। मैं समझा रहा हूँ, आदरणीय प्रशांत किशोर जी समझा रहे हैं, रोज समझाया जा रहा है, फिर समझा देते हैं। आपके माध्यम से श्रोताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि सीडी रेशियो का मतलब होता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मान लीजिए कि आप अपने बैंकों में बचत खाते में या करंट खाते में कुछ पैसे जमा करते हैं। प्रत्येक साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह काम है कि वो हर राज्यों के बैंकों में कितना लाख करोड़ रुपया जमा हुआ उसकी सूची जारी करे और उन पैसों को कितना लोन के रूप में जनता को दिया गया इसकी सूची जारी करे। श्रोताओं को मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज तक बिहार में आपको जान के हैरानी और दुख होगा कि अगर 100 रुपये जमा किए गए हैं तो महज केवल 40 रुपये लोन के रूप में बिहार की जनता को घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, रोजगार करने के लिए मिला है। अगर यह सीडी रेशियो का आंकड़ा 40 से उठा के 70 और 80% कर दिया जाए तो बिहार के हर उस युवा को रोजगार करने के लिए पैसा मिल सकता है जो युवा 10,000, 12,000, 15,000 कमाने के लिए सूरत और पंजाब गया है। 12,000, 15,000 कमाने के लिए हर एक युवा को बिहार में लोन मिल सकता है, बैंकों से आसानी से मिल सकता है, जिससे वो युवा बेरोजगारी का दंश ना झेल के बिहार से बाहर ना जाए। लेकिन ना कभी यहाँ की बैंकों ने, ना कभी यहाँ की सरकारों ने इस बात को डिस्क्राइब किया, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी सीडी रेशियो जनता समझ जाएगी, युवा समझ जाएगा, जो चीप सप्लायर बना पड़ा है बिहार लेबर का अदर राज्यों के लिए, वो रुक जाएगा। और 12,000, 15,000 में 12-12 घंटा कमाने वाले मजदूर सूरत में, पंजाब में नहीं मिलेंगे, फिर तमिलनाडु में नहीं मिलेंगे। फिर इसलिए ये लोग कभी आज तक इस पे बात नहीं किए हैं और बी टीम सी टीम का जनता को गुमराह कर रहे हैं कहीं युवा जग ना जाए। तो सुन लीजिए नेताजी, जो गुमराह कर रहे हैं बी टीम और सी टीम कह के, अब डिजिटल जमाना है, अब यूट्यूब है, अब फेसबुक है। ऐसा नहीं कि गली में कहीं कुछ कह दिया पता नहीं चलेगा, अभी कुछ कहिएगा 2 मिनट के अंदर 2 मिलियन व्यूज हो जाता है। जो अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनके साथ भी प्रशांत किशोर काम किए हैं, नीतीश कुमार के साथ भी काम किए हैं। पहले बिहार के बारे में उन्होंने बात क्यों नहीं की? तब की सलाहकार के रूप में काम करते थे, सुनी जाती इनको बातों को बहुत अच्छे से, तब बिहार की याद क्यों नहीं आई प्रशांत किशोर को? आदरणीय प्रशांत किशोर जी को बिहार की याद सदैव आई है। जिस व्यक्ति ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बनाने में अपना कंधा लगाया हो, क्या उसको देश की फिक्र नहीं होगी? किसी व्यक्ति को बनाने में अगर मैं राय दे रहा हूँ, क्या मुझे इंटरेस्ट नहीं हो? मैं उसी देश का रहने वाला हूँ, मैं अपने ही देश के प्रधानमंत्री को बनाने के लिए देश स्तर पर नारे गढ़ रहा हूँ, प्लान्स बना के दे रहा हूँ, तो क्या मैं देश में नहीं रहूंगा? क्या मैं इस देश का नागरिक अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ मैं? रही बात बिहार की, जब उन्होंने नीतीश कुमार जी के लिए काम किया तो 7 निश्चय योजना किसका है? प्रशांत किशोर जी का नियम है, उन्होंने बना के दिया था ना। जिस 7 निश्चय योजना पे आज मुख्यमंत्री जी 36 बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और फिर बनना चाहते हैं, तो शर्म वरम आता है कि नहीं प्रशांत किशोर के बारे में बोलने में कुछ? आज जो प्रशांत किशोर जी का दिया हुआ जो ये प्लान है, उसी प्लान पर बिहार के मुख्यमंत्री अपने आप को विकास पुरुष कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है। ये किसका लिखा हुआ नारा है? प्रशांत किशोर जी का लिखा हुआ नारा है ना।
तो प्रशांत किशोर ने सदैव बिहार और देश की बेहतरी सोची। जब उनको लगा कि इन नेताओं को राय देने के बाद भी हमारा बिहार और हमारा देश प्रगति नहीं कर रहा है, ये इनकी व्यक्तिगत प्रगति हो रही है, इनका अपना केवल डेवलपमेंट हो रहा है, तो सारे काम को बैकअप करके आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी, जिनकी 100-100 करोड़ रुपए फी हुआ करती थी एक एक चुनावी कैंपेन की, उस व्यक्ति ने अपना सारा सुख सुविधा त्याग करके, सुख संसाधन त्याग करके, प्रचंड गर्मी में, ठंडी में, बारिश में 5000 से अधिक गांवों को उन्होंने पदयात्रा की। गांव गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुना, समझा, पूरे बिहार का ब्लूप्रिंट डिजाइन किया है। और अब बिहार में सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी दृढ़ संकल्पित हैं। और हम जैसे हजारों युवा आदरणीय प्रशांत किशोर के पीछे उस सेना बन के लगे हुए हैं कि बिहार में इस बार सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करके दिखा देंगे। और 5 काम जो हम लोग लगातार बता रहे हैं कि जन सुराज जब आएगा तो 5 काम हो जाएगा, वो करके दिखाएंगे और नया बिहार आपको 6 महीने के बाद देखने को मिलेगा। कन्हैया कुमार नौकरी 2 यात्रा निकाले हुए हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका, आप सपोर्ट कर रहे हैं? कन्हैया कुमार कांग्रेस के एक नेता हैं, नौकरी 2 यात्रा राहुल गांधी को निकालना चाहिए था। जैसे हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने की यात्रा निकाले हैं, यहाँ कोई समीर कुमार यात्रा नहीं निकाल दिए हैं, प्रशांत किशोर जी निकाले, हम लोग उसमें साथे लगे हुए हैं। तो राहुल गांधी जी एसी कमरे में सुते हुए हैं, कांग्रेस को भेज दिए हैं कन्हैया जी को कि जाओ बंसी बजाओ जाकर वहां फुलवारी बगिया में। ऐसे थोड़े होता है। अभी चुनाव आया है तो नौकरी 2 यात्रा, इसके पहले कहाँ थे? 5 साल बरस से पहले, अरे 5 बरस से नौकरी मांगना चाहिए था। बिहार 35 वर्षों से नौकरी मांग रहा है। मुद्दे की बात तो कर रहे हैं, किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? अरे कौन से मुद्दे की बात कर रहे हैं? नौकरी, अभी चुनाव याद, नौकरी याद आ रहा है बिहार की जनता के लिए। अरे अभी चुनाव याद आया तो नौकरी याद आ रहा है। मैं बोल तो रहा हूँ कि बिहार की इतनी ही चिंता थी तो 10 बरस से इसी काम में लगे होते। आरजेडी के पिछलग्गू बने हुए पड़े हैं, बात करते हैं नौकरी की। आरजेडी के कंधों पे चलने वाली कांग्रेस पार्टी की इतनी हिम्मत है कि नौकरी दिलवा देगी बिहार में। समीर जी, तो जनता के हक में ही है ना। तो जनता के हक में अभी क्यों याद आया? मैं बोल तो रहा हूँ, मतलब आप लोग करे तो ठीक है, बिल्कुल नहीं, पार्टी करे तो गलत। बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ। मेरे साथ मिलकर करे कन्हैया जी, आए मेरे साथ मिलकर करे, नौकरी मांगे मेरे साथ मिलकर। जनता के हक में हो तो आप उनके साथ मिलकर नहीं कर सकते? मैं क्यों उनके साथ मिलकर करूंगा भाई? मैं उनसे पहले से कर रहा हूँ। जब से जन सुराज पार्टी की चीजें डिजाइन की गई हैं, हम लगातार जनता के बीच में कर रहे हैं। हम नौकरी 2 यात्रा नहीं निकले हुए हैं, हम रोजगार करने की बात करते हैं। क्योंकि कभी भी पूरे बिहार की आबादी है 13 करोड़। आप इसकी तुलना करेंगे, सोनू जी बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, बिहार की जितनी आबादी इतनी ही आबादी जापान की है जी। जापान के मुकाबले हमारा बिहार है, एक तरह से हम जापान में रह रहे हैं, मान के चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, इस आबादी के क्षेत्र का एक देश है यहाँ पे जापान। जापान के लोग मुसल्लापुर वहां जाकर तैयारी कर रहे हैं बैंक एसएससी का, रेलवे का। कितना डेवलप कंट्री है जापान, देश है जापान। आज के तारीख में बिहार के लोगों को केवल नौकरी मिल जाएगी तो उनका बिहार का विकास हो जाएगा। 13 करोड़ बिहार की आबादी है, कितना नौकरी बांटेंगे आप? हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बताते हैं कि आजादी के बाद पूरे सर्वे है कि अभी तक केवल 22.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है सरकारी, मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक की। इज इट पॉसिबल टू प्रोवाइड गवर्नमेंट जॉब टू ऑल? क्या संभव है कि सबको आप नौकरी दे दोगे? जब तक से हर युवा, हर वो साथी स्वरोजगार से नहीं जुड़ेगा, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 कमाने के लिए अब मजबूत नहीं होगा, उसको पूंजी आप नहीं देंगे, आप सबको नौकरी नहीं दे सकते हैं। नौकरी मांग तो रहे कन्हैया जी, मिल जाएगा सबको नौकरी, पूछ तो रहे हैं, आपके माध्यम से बता दे कैसे नौकरी मिलेगी। लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो किसी घर में अगर एक नौकरी करने वाला आदमी हो तो उस घर के सभी परिवारों की दशा और दिशा बदल जाती है। फर्क तो पड़ता है ना। बिल्कुल सही। अगर एक नौकरी वाला आदमी हो तो अपने परिवार का 5-6 लोगों का कम से कम तो कल्याण तो कर ही सकता है। एक नौकरी से अगर 5-6 लोगों का कल्याण हो सकता है तो क्यों नहीं घर के 5 लोग स्वरोजगार करें, 25 लोग का कल्याण करें, अपना भी करें, 5 लोग को नौकरी भी दें अपने साथ जोड़ के। अगर एक आदमी को नौकरी कर रहे से उसके एक परिवार के 5 लोगों का कल्याण हो रहा है तो मैं चाहूंगा उस घर के 5 लोग स्वरोजगार करें और 5 अन्य घर के लोगों को रोजगार दे ताकि 25 लोगों का घर चले। मैं चाहता हूं कि सब लोग जिए, सब लोग खुश रहे, सब लोग अच्छी डिग्निफाइड जिंदगी को जिए। केवल एक परिवार स्वार्थी बनकर रहना चाहता है परिवार, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सोनू जी भी रोजगार करें, समीर भी करे, एक हमारा और भाई भी करे, और हम 5 भाई मिलके 25 उस भाई को रोजगार दें जिसके पास वाकई पूंजी नहीं है, उसको पूंजी किसी कारणवश नहीं मिल सकती है, वो यहाँ का रहने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि बिहार में तमिलनाडु से, पंजाब से, सूरत से, अहमदाबाद से लोग आए और यहाँ रोजी रोजगार करें और हम उनको डेवलप करें और हमारा बिहार डेवलप हो। क्योंकि जब लोग यहाँ आएंगे तो कंजम्पशन ज्यादा होगा, जब लोग यहाँ पर आएंगे तो चीजें ज्यादा बड़ी होंगी, जब ज्यादा लोग यहाँ कंज्यूम करेंगे तो हमारा बिहार बड़ा होगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, बढ़ता बिहार, बढ़ते चले बिहार, जय बिहार और जय जय बिहार। बिहार में कैंडिडेट जब फाइनलाइजेशन की बात होगा उसमें आपने बहुत सारे मापदंड बताए, तो क्या उसमें
ऐसे मापदंड भी रहेंगे कि क्या उस कैंडिडेट की कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए, ये मापदंड रहेंगे? हाँ बिल्कुल, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने हमेशा कहा है, पार्टी का पंचलाइन भी है, स्लोगन भी है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो यही क्लियर हो चुका है कि सही लोग, एक भी ऐसा व्यक्ति 243 सीट में नहीं होगा जो गलत होगा किसी भी मायने में। तो क्या उपचुनाव में जो कैंडिडेट उतारे थे उसमें गलती हो गई थी प्रशांत किशोर कोई से? कोई उसमें गलत लोग नहीं था, सब पे आरोप थे, किसी पे आरोप सिद्ध नहीं हो गए थे। अगर आप एफआईआर होना एफआईआर होना आरोप नहीं है, एफआईआर होना अपराधी नहीं होना होता। अभी आप पे कोई एफआईआर हो जाए तो कल से आपको अपराधी मान लें? बिल्कुल नहीं। एफआईआर में जांच होगी, कोर्ट है, सजा मिलेगी। अगर सजा सुनाई जाएगी आपको किसी केसेस में, किसी भी बिंदु पे, तो आप दोषी माने जाएंगे। एफआईआर तो हम पे भी हो जाता है, हम पे भी कोई आंदोलन करते हैं, एफआईआर हो जाता है, तो क्या करेगा, हम दोषी हो गए। अभी प्रशांत किशोर जी बीपीएससी प्रोटेस्ट में आंदोलन किए, 10 गुण में एफआईआर हो गया तो आतंकवादी हो गए? क्या बात करते हैं? एफआईआर होने का मतलब आतंकवादी और अपराधी होता है। अपराध जब तक से सिद्ध ना हो जाए किसी भी मामले में, तब तक वो अपराधी नहीं है। तो पूरे 243 में मैं आपको वचन देता हूं आपके माध्यम से कि कोई गलत छवि का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही हो और जो सजाप्त हो, जिसको सजा मिली हुई हो। दूसरा, सही लोग होंगे तो सही सोच स्वाभाविक सी होगी। मतलब आरोप लगे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरोप सिद्ध जब तक से नहीं होंगे तब तक से आप उन्हें अपराधी नहीं कर सकते। छोटी मोटे आरोप आज के तारीख में हर किसी पर लगे हैं। आप बाइक चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, आप पे आरोप लग गया कि आपको फाइन किया गया है, आप पे एफआईआर हो गया। 107 तो सामान्य बात होगी आज के तारीख में, 107 के केस सब पे लागू हो जाता है। तो जब तक से आरोप सिद्ध ना हो जाए और वो वाकई आरोपी ना हो, उन्हें आप आरोपी नहीं कर सकते। और मैं आपको वचन देता हूं, वादा करता हूं कि 243 सीट्स में हर जगह जांच अपने मामले पर शुरू है। अगर वैसे कुछ लोग दिखाई दे भी रहे हैं तो पार्टी उन्हें निर्देश कर भी रही है कि आप अभी निकल जाइए, मौका आपको नहीं मिलने वाला है, अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहीं और जाइए। क्योंकि गए माह 29 दिन बाकी, मार्च खत्म होने को है और जून में टिकट फाइनल होने वाला है। तो आप स्वतंत्र, आप एकदम आश्वस्त रहें कि निश्चित तौर पर जन स्वराज पार्टी में सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास करने वाले लोग लगेंगे और निश्चित तौर पर सामूहिक प्रयास होगा और नया बिहार बन के दिखाई देगा। अच्छा समीर जी, 1990 से 2005 का बिहार और 2005 से लेके 2025 का बिहार, 25 साल और 20 सालों में क्या फर्क आया है? कौन सा जो शासनकाल था, चाहे लालू प्रसाद यादव का है और नीतीश कुमार का, किसको बेहतर मानते हो आप? देखिए, किसी को बेहतर नहीं मानते हैं। 30-35 सालों से हमारा तो बेहतर होगा ना। मैं बता देता हूँ, 30-35 सालों में हमारा बिहार आज भी पिछड़ा हुआ था, कल भी पिछड़ा हुआ है। पहले भी बिहार के लोग जाके बाहर रोजगार और नौकरी करते थे, आज भी कर रहे हैं। आज भी बिहार में हमारी बेटी बहनें सुरक्षित नहीं है, कल भी नहीं थी। आज भी बिहार में रोजगार का अवसर अच्छे नहीं है, स्वास्थ्य की चीज़ें अच्छी नहीं है, शिक्षा की चीज़ें अच्छी नहीं है, कल भी नहीं थी। बिहार अब और बिहार तब, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तब और अब में कोई अंतर नहीं है। 30-35 सालों में अंतर यही है, बिहार में हुआ यही है कि बस और बस केवल एन किन प्रकरण नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने रहे हैं। यही एगो बदलाव हमको बिहार में दिखाई दिया है कि हर बार ये कहते हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे, और हर बार ये पलटी मारते रहते हैं और मुख्यमंत्री बदलना चाहते। बिहार में कुछ नया हुआ है तो यही हुआ है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, आप फिर बन जाते हैं, फिर बनेंगे, फिर नहीं बनते, फिर बन जाते हैं। यही हुआ बिहार में। विकास के नाम पे अभी तक वैसा कोई भी अमूलचूल परिवर्तन नहीं दिखाई दिया जिस पे मैं दम भरूं कि मैं बिहार में बड़ा गर्व से रहता हूं। 2 साल से पुल बनना, रोड बनना, नली गली बनना, म्यूजियम बन जाना, इससे हमारे बिहार को क्या फायदा हुआ है? शराबबंदी आपने बिहार में एक नया सुने होंगे, बड़ा दम भरते हैं नीतीश कुमार जी और पूरे बिहार के लोगों में वो फैलाते हैं मैसेज कि शराबबंदी मैंने किया है। अरे भैया, आज इतनी मिठाई शराबबंदी वाली अच्छी है, अब भाजपा साथ मिल के आप ये बात का बड़ा दम भरते हैं, तो बिहारी में क्यों, पूरे भारत में क्यों नहीं बंद होता है शराब? यही बगल में यूपी में शराब बंद कर दिया जाए, झारखंड में बंद कर दिया जाए, गुजरात में बंद कर दिया जाए, खाली बिहार में क्या है? इतना बड़ा, इससे अगर महिला सशक्तिकरण का आप मिसाल प्रस्तुत करते हैं तो खाली बिहार में चाहिए महिला सशक्तिकरण, पूरे भारत में होना चाहिए। तो बिहार में कुछ नहीं बदला है। इन लोगों ने जो कहा है वो किया नहीं है, और जो किया है इन लोगों ने कहा नहीं है। बिहार 30-35 वर्षों में गर्त में जा चुका है। अगर बिहारी चाहते हैं कि आने वाले 10 वर्षों में बिहार 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाए, तो आइए जन स्वराज पार्टी को मौका दीजिए और एक एक प्रत्याशी को इतनी वोट की चोट दीजिए इन लोगों को, और हम लोग को इतना वोट दीजिए ताकि बिहार में नई व्यवस्था आपको लागू करने में हम लोग को मदद मिल सके और आपको नई व्यवस्था दिखाई दे, और ताकि आप बिहारी होने पर गर्व कर सके। बिहार में जातिगत राजनीति का चक्रव्यूह है जो सभी पार्टियां साधने की कोशिश करती है, उससे प्रशांत किशोर कैसे निपटेंगे? देखिए, जाति से कैसे निपटेंगे, इन बड़े बड़े माफियाओं से कैसे निपटेंगे, इन बड़े बड़े दल के नेताओं से कैसे निपटेंगे, इस पर लगातार हमारे नेता और हम बात कर रहे हैं। ये उत्तर मैं देना चाहूँगा, केवल बिहार में जाति थोड़ी है सोनू जी,
पूरे भारतवर्ष में जाती है, महाराष्ट्र में भी जाती है, तमिलनाडु में भी जाती है। खुलकर प्रशांत किशोर बोलते क्यों बोलते नहीं ही है तो हैं, कि आप तो जातिगत राजनीति नहीं होती है? तो भैया बोलते सब जातिगत जगह राजनीति होती है, नहीं बिहार में भी होती है, लेकिन हम लोग जाति पे बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं योग्यता पे। लेकिन जब कैंडिडेट उतारने की बात होती है वहां तो जाति देखते हैं। कहाँ जाति देखा? चुनाव में देख लीजिए आप। अभी मैंने 10 मापदंड पढ़े, इसमें कहीं जाति लिखा है क्या? 10 मापदंड में लिखा है कि कैंडिडेट की क्या जाति होगी? मैं फिर से पढ़ दूं क्या उसके 10 मापदंड को? 10 मापदंड में कहीं भी जाति नहीं लिखी है, लेकिन इन 10 मापदंडों पे जो कैंडिडेट बनेंगे वो किसी ना किसी जाति के तो होंगे ही होंगे जी। तो जाति से आप बच नहीं सकते। लेकिन जाति के नाम पे आपको वोट दिया जाए, जाति के नाम पे आपको टिकट दी जाए, जाति के नाम पे आपका महिमा मंडन हो, ये प्रशांत किशोर जी नहीं कर रहे हैं, ये बाकी दल कर रहे हैं। ये बाकी दल जात देख के वोट ले रहे हैं, जात देख के टिकट दे रहे हैं, जात देख के हत्या बलात्कार पर जाके मातम पुरसी कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए नेताओं को जो जात देख के जाते हैं बलात्कार में मदद करने के लिए और हत्या में। मैं तो देखता हूँ लगातार इस जात की हत्या हुई तो उस जात की हत्या वहां पहुंच चुके हैं जी। ऐसा थोड़ी होता है, जात की हत्या नहीं हो रही है। बिहार में न्यूज छपता है 10 फलाने जात की हुई हत्या, क्या बात है? अरे वो 10 फलाने जात नहीं, वो 10 इंसान है, 10 आदमी है वो, लेकिन वो किसी न किसी जात के भी हैं। तो जातीयता से कहीं बचा नहीं जा सकता है, लेकिन जातिवाद पे हम और हमारे नेता कतई समर्थन नहीं करते हैं। आप कैंडिडेट देखिएगा ना, समीर कुमार तो ब्राह्मण जाति के हैं, कितने जाति के रहते हैं लोग डेहरी में। अभी 2 महीना में कैंडिडेट बनूंगा मैं, आप देखिएगा जब 10 मापदंड मैं फॉलो करूंगा तो कैंडिडेट कौन बनेगा? ये तो सिंपल से इसका उत्तर क्लियर है। अगर 10 मापदंड मैं फॉलो कर रहा हूं तो मैं बनूंगा, कोई और कर रहा है तो वो बनेगा। वो किस जाति का है, वो कितनी उसकी संख्या इस डेहरी ऑन सोन में है, आपको दिख जाएगा। अब समीर जी कुछ रैपिड फायर सवाल लेते हैं, कोशिश कीजिएगा छोटा जवाब रखें और जल्दी जवाब एकदम दें। जल्दी जल्दी दें। पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या होते, क्या करते? किसी भी जिला का जिला अधिकारी या जिला का कप्तान होता। मेरा बड़ा मन था, हमारे पिताजी का बड़ा मन था कि मेरा बेटा IAS IPS बने, लेकिन मैं नहीं बन पाया किसी कारणवश क्या संसाधन और चीज़ें हमारे पास उपलब्ध थी, मार्गदर्शन की कमी थी, वरना किसी जिले का जिला अधिकारी या किसी जिले का पुलिस कप्तान होता। वर्तमान में मेरे 2-4 दोस्त इसी बिहार में कप्तान हैं भी, जिला के अधिकारी भी हैं और वन विभाग के अधिकारी भी हैं। आपने कभी कोशिश किया? हाँ, मैंने 2 बार कोशिश की है, लेकिन सही मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से दैट टाइम मैं सफल नहीं हो सका। 4 अटेम्प्ट्स मिलते हैं UPSC में, वो चारों खत्म हो गए और मैं सफल नहीं हो पाया। इसलिए अब मैं जनता के बीच में जनता का सेवक बनने के लिए तैयार हूं। आपके हिसाब से बिहार में सबसे प्रभावी नेता कौन है वर्तमान में? बिहार में सबसे प्रभावी नेता आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी हैं। तो नेता तो अब हुए ना? शुरू से नेता थे, नेता तो बाई बॉर्न होता है, नेता को बनाया थोड़े जाता है। जन स्वराज पार्टी को 3 शब्दों में अगर परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे? जन स्वराज पार्टी सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के साथ बिहार को बदलने वाली पार्टी है, जिस पार्टी पे सबको भरोसा करना चाहिए। इस उपाय के साथ, इस वादे के साथ, इस सोच के साथ कि एक दवाई है, जो एक डॉक्टर बोल रहा है कि आप बीमार हैं तो एक दवाई खाइए, लेकिन ये दवाई एक्सपायर्ड हो गई है और एक नई दवाई है, इसको खाइए, 20% चांसेस है कि आप ठीक हो जाइएगा। तो बिहार की जनता से कहना चाहूँगा कि आप तय करिए कि आप एक्सपायर्ड दवाई खाएंगे, एक नई दवाई जो आने वाली है मार्केट में, जो डॉक्टर साहब रेफर कर रहे हैं, आप उसे लेना चाहेंगे। तय आपको करना है, एक्सपायर्ड खा के कहाँ जाएंगे और नई दवाई खा के कहाँ पाएंगे, ये आप पे तय होता है। राजनीति में आपके आदर्श कौन है? आदरणीय श्री पप्पू यादव जी। प्रशांत किशोर को नहीं मानते? निश्चित तौर पर मानते हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी मेरे मार्गदर्शक हैं, लेकिन आदर्श के तौर पे पप्पू यादव जी ने मुझे मौका दिया। मैं बोल तो रहा हूँ, उन्होंने मुझे मौका दे के नेता बनाया है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता था। पप्पू यादव जी ने अगर 2020 के चुनाव में मुझे मौका नहीं दिया होता तो पिछले 5 साल में जनता जान नहीं पाती कि समीर का कैलिबर क्या है। मैंने अपना कैलिबर उनके बल पर दिखाया है और डेहरी में हर उन मुद्दों पर लड़ाई लड़ा हूँ। और जब मैंने पप्पू यादव जी को उसमें खोजा था, वो आए थे, आपने खुद न्यूज कवर किया है। तो जिस व्यक्ति ने मुझे नेता बनाया उसको आदर्श नाम तो किसे नेता मान लो। डेहरी विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वर्तमान में? सबसे बड़ा मुद्दा डालमिया नगर रेल कारखाना को खुलवाना है। जब तक से खुलेगा नहीं तब तक से रोजगार नहीं मिलेगा, और जब ये खुल जाएगा तो डेहरी स्वतः डेवलप्ड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको मौका मिले कि बिहार में एक कानून बदल दिया जाए तो किसको बदलना चाहेंगे? शराबबंदी कानून को हटाना चाहेंगे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ मिलजुल के। अगर क्यों पूछे तो 1 घंटे के अंदर, क्योंकि शराबबंदी केवल कागज पे है, घरे घरे होम डिलीवरी शराब की चालू है। इससे 20,000 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष नुकसान हो रहा है। इन पैसों से वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए जा सकते हैं, जिससे गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा मिलेगी। और जब गरीब परिवार का बच्चा वर्ल्ड क्लास स्कूल में पढ़ेगा तो बिहार में और सरकारों पे बोझ नहीं बनेगा, राशन कार्ड के लिए बोझ नहीं पड़ेगा, वृद्धा पेंशन के लिए बोझ नहीं पड़ेगा, रोजगार के लिए बोझ नहीं पड़ेगा, नौकरी मांगने के लिए बोझ नहीं पड़ेगा। वो स्वतः इस राज्य में एक अच्छी जिंदगी जी के और एक अच्छा जीवन जिएगा। शराबबंदी से एक सवाल और हम लेना चाहेंगे समीर जी। बिहार में शराबबंदी तो है, लेकिन देखा जा रहा है कि हालांकि कोई नेता इस पर खुल के बात नहीं करता, ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है,
आजकल युवाओं में जो है ड्राई नशा का जो चलन है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जो पौड़ है नहीं वो बर्बाद होती जा रही है, सोचने समझने की क्षमता जो है लगातार बर्बाद होते जा रहा है। इसको कैसे निपटेंगे? देखिए क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? शराबबंदी अगर होती तो सही थी, ये नियम खराब नहीं था, शराबबंदी होनी चाहिए थी, इसका समर्थन सभी ने किया था, जी। हम लोगों ने भी किया था, आज इसका विरोध शुरू हुआ है ना। लेकिन शराबबंदी सोनू जी हुई नहीं, कागज पे तो बंद हो गया, लेकिन दुकानें बंद हुई डेहरी बाजार के और पूरे बिहार की, घरे घरे होम डिलीवरी चालू हो गया। बिहार का मैक्सिमम युवा शराब बेच के अपराधी हो गया। बिहार के गरीब इस शराब के चलते जेलों में हैं। इन्होंने इतना कड़ा कानून बनाया था कि शराब किसी के घर में भी मिल जाता तो मकान मालिक को भी जेल हो जाता। कई बार इसमें संशोधन हुए। तो ऐसे कानून का क्या फायदा जो लागू ही नहीं है, और जब लागू ही नहीं है और जिससे नुकसान भी हो रहा है राजस्व को, और जब इतना ही बढ़िया ही कानून है तो प्रधानमंत्री जी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे भारत भर में इसको क्यों नहीं बंद कर दे रहे हैं? समीर जी, शराबबंदी का तो मान लीजिए, चलिए आपकी सरकार आएगी तो आप शराबबंदी खत्म करेंगे एक घंटे में। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो सूखा नशा लड़के कर रहे हैं, आपने देखा होगा सड़क चौराहे पर, स्टेशन पर क्या हालत हो गई है उनकी, जो इसको कैसे खत्म किया जाए? उसको खत्म करने के लिए समाज में जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। समाज में उन गरीब परिवार, देखिए जो सूखा नशा की जो बात आप कर रहे हैं वो गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनके पिताजी कहीं फुटपाथ पे काम करते हैं, कहीं किसी गटर साफ करने का काम करते हैं, कहीं किसी सफाई कर्मी का काम करते हैं। इतनी ज़्यादा मतलब जागरूकता की कमी है उन क्षेत्रों में। कभी इन नेताओं ने, इन सरकारों ने उस लेवल पर जाकर उन गरीब की मदद नहीं की है, कभी उन गरीब परिवार के बच्चों को इससे जोड़ा नहीं है। कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे नशा का काम करते, किसी सभ्य घर के बच्चे ने आपका ये काम करते आपने नहीं देखा होगा। उन कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चों को, चुनने वाले बच्चों को हम जब सरकार में आएंगे, बतौर विधायक ही बन जाएंगे डेहरी, तो आप देखेंगे डेहरी में क्या मैं आमूलचूल परिवर्तन करता हूँ। उनकी जगह कूड़ा करकट बीनने में नहीं, उनकी जगह एक अच्छे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने में लगाई जाएगी। और जब जागरूकता फैलाकर उन बच्चों को वहाँ से गंदे जगह से निकाल के सही जगह पहुँचा दिया जाएगा, स्वतः चीज़ें दूर हो जाएंगी। मैं करके दिखाऊंगा, वेट एंड वॉच। चलिए, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए जो आपने इतना टाइम निकाला। तो ये समीर कुमार थे जो कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज की तरफ से विधायकी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी ये कह रहे हैं कि पार्टी के जो मापदंड है उस पर खड़े उतरने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। समीर कुमार के जो भी कन्वर्सेशन, हमसे जो बातचीत कैसी हुई, आप इनको कितना रेटिंग देना चाहेंगे, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। हम कोशिश करेंगे कि कोई और मेहमान हमारे साथ हो। आप बने रहें टॉप 24 न्यूज़ बिहार के साथ। मैं हूं सोनू प्रताप सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू, थैंक यू।